नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का भूगोल का गोल्डन मॉडल पेपर नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको टोटल 25 प्रश्न दिए जा रहे हैं। देखिएगा, संपूर्ण सिलेबस से ये आपके प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके राजस्थान के भूगोल में जितने टॉपिक है आपके एग्जाम में। साथियों, उन सभी टॉपिक्स से ये पेपर बनाए जा रहे हैं जो राजस्थान की गोल्डन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ज्योग्राफी की। तो इसके पहले के जो 3 पेपर है, बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन पेपर को देख सकते हो। रीट लेवल 1 प्लस रीट लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है और कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो इसके लिए 1/3 माइनस मार्किंग का सिस्टम रखा गया है। तो पूरे 25 प्रश्नों को हल करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा कितने प्रश्न आप 25 में से सही कर पाते हो। टारगेट रहेगा अपना 20 प्रश्नों को सही करने का। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, अभी तो 2021 की तो जनगणना ही नहीं हुई। पाली, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर, तो इनमें से जो 2011 की जनगणना हुई साथियों, इसके अनुसार राजस्थान के जिस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। और अगर हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, जो कि जिस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है, वो जिला कौन सा है? पाली जिला है साथियों। कौन सा जिला है? पाली जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का है? पाली जिले का है, जहां का लिंगानुपात है 1003। कितना है साथियों? 1003। कौन से जिले का? पाली। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात मतलब गांवों की बात की जा रही है, पाली जिले के जो गांव हैं उनकी। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर जिले का है, 841। क्लियर है? याद रखना है दोनों ही, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात। सर्वाधिक कहाँ का है? पाली का है 1003 और न्यूनतम कहाँ का है? धौलपुर ग्रामीण सबसे कम है, 841। प्रश्न 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, खारे पानी की झीलों के आसपास कौन सी मिट्टी की अधिकता होती है? लाल काली मिट्टी की, लवणीय मिट्टी की, भूरी रेतीली मिट्टी की और लाल लोमी मिट्टी की। तो देखो, जो खारे पानी की झीलें होती है उसके आसपास के क्षेत्र में जिस मिट्टी की अधिकता होती है, जो मिट्टी अधिक पाई जाती है, वो मिट्टी आपको बताना है प्रश्न संख्या 2 में। तो मित्रों, दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? आपके जो खारे पानी की झीलें हैं इसके आसपास जो लवणीय मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी, इसकी अधिकता होती है। और लवणीय मिट्टी को लवणीय मिट्टी का उपचार किसके माध्यम से किया जाता है? जिप्सम के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? जिप्सम के माध्यम से। तो विकल्प आपका कौन सा सही रहेगा? दूसरे प्रश्न में दूसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और झुंझुनू। तो देखो, न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, जनगणना 2011 के अनुसार, तो अगर हम बात करें न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की, तो वो है आपके श्रीगंगानगर। कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर जिला साथियों न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें श्रीगंगानगर की जो वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो कितनी है? 10%। जबकि सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि किसकी है? बाड़मेर की, 32.5%। क्लियर? याद रखना है, सर्वाधिक कौन से जिले की? बाड़मेर की। कितनी? 32.5। और न्यूनतम किसकी? श्रीगंगानगर की, 10%। तो यहाँ आपके कौन सा विकल्प सही हुआ? फिर जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए, सुबह ही 8 बजे मैंने जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है, 149 रुपए वाले कोर्स में कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 6 डाल दिया है, दोनों लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए। और आज का ये सेकंड वीडियो है साथियों। सुबह भी मैंने इतिहास का टेस्ट डाला था यूट्यूब पर, फिर उसके बाद ऐप पर मैंने कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 6 डाला और वापिस
यूट्यूब पर मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके बाद में आपके ऐप पर जो 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है उसमें सब्जेक्ट के टेस्ट, मैंने कल भी बोला था सब्जेक्ट के टेस्ट आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज से ही सब्जेक्ट के टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे साथियों। आज से ही आपके सब्जेक्ट के टेस्ट आ जाएंगे 149 रुपये वाले कोर्स पर, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, क्योंकि लेवल 1 में भी साइंस भी चलती है, मैथ्स भी है, फिर आपके सामाजिक भी है, हिंदी भी है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो लेवल 2 के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके भी रहती है लेवल 1 वालों के लिए, तो ये आपके लिए भी उपयोगी रहेगी। मैंने ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक भी 149 रुपये वाला कोर्स नहीं ले रखा है तो निश्चित रूप से उसको ज्वाइन जरूर करिएगा साथियों। देखो प्रश्न नंबर 4 है BSHW। क्या है BSHW? जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कंटीली वनस्पति, पतझड़ वनस्पति, सवाना वनस्पति और स्टेपी वनस्पति। तो BSHW अगर हम जलवायु की बात करें तो इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है साथियों? स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है BSHW में? स्टेपी वनस्पति। विकल्प नंबर 4 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है राज्य में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र कहाँ है? पुष्कर में, माउंट आबू में, उदयपुर में और जयपुर में। तो देखो बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्रों की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 5 कि बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र राजस्थान में कहां पर है साथियों? प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर देखें तो देखो पुष्कर पड़ता है अजमेर में, अजमेर में नहीं है, ना ही माउंट आबू सिरोही में है, बल्कि राज्य में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र झीलों की नगरी उदयपुर में है। कहां पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में ही राज्य में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र स्थापित हैं। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? तो चलिए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है राज्य सरकार द्वारा किस झील को पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित किया गया है? राजसमंद झील को, स्वरूप सागर झील को, उदय सागर झील को और फतेह सागर झील को। तो देखो पुष्कर झील को एक पवित्र झील, आप सभी जानते हो कि भाई पुष्कर सबसे पवित्र झील है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील अजमेर में। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्य सरकार ने कौन सी झील को पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित किया है, वो आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो आपके राजसमंद झील है, कौन सी झील है? राजसमंद झील है, इसको राज्य सरकार ने पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित कर रखा है। विकल्प नंबर आपके 1 जो है छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इस पुष्कर झील के बारे इस राजसमंद झील के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राज सिंह के द्वारा। क्यों? अकाल राहत कार्य के दौरान जब अकाल पड़ा तो इस झील का निर्माण करवाया। साथियों राजसमंद झील जो है इस पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है ना। निर्माण किसने करवाया था इसका? राज सिंह ने। कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1957, 2 जनवरी 2000, 4 दिसंबर 1971 और 8 जनवरी 1959। देखो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है। और 7वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1 जुलाई 1957 ईस्वी को। कब? 1 जुलाई 1957 ईस्वी को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प सही है आपके? विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। देखो अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो उसको आपको छोड़ना है, क्योंकि प्रश्नों को छोड़ने की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी साथियों। अगर अभी से प्रश्नों को छोड़ने लग जाओगे, जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते, तो एग्जाम में भी फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप रिस्क उठा के ज्यादा से ज्यादा मतलब 150 में से आपने 145 के गोले भर दिए, जबकि आपको भरने चाहिए 130 के। तो 15 क्वेश्चन जो आपने रिस्क उठाया है उसमें से 2-3 ही सही हुए या 4-5 सही हुए, तो साथियों फिर जो आपने गलत किए ना वो माइनस मार्किंग हो जाते हैं। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बिगड़ सकता है। इसलिए रिस्क वहीं पर उठाए जहां पर कम से कम 2 ऑप्शन को आप हटा सको। मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं आपसे। क्यों? ताकि आप इस चीज को अपने मतलब जहन में उतार लो, अपने ध्यान में रखो और इसको आदत बनाओ साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा यहाँ 7वें प्रश्न में? प्रथम विकल्प। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है
बिजराल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? टोंक में, अजमेर में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। तो इनमें से बिजराल की पहाड़ियां जहां स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। और साथियों 8वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? देखो, किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, जैसे कल वो कौन सा आंवला मंडी वाला चोमू जयपुर, उसमें अलवर लिखा था तो उसमें मिस्टेक हुई थी, मैंने कमेंट बॉक्स में उसमें सुधार किया था। देखो कहीं कहीं अगर आपको फैक्ट में, किसी भी फैक्ट में, जैसे एक ही पेपर में कम से कम यूं मानो आप 25 क्वेश्चन में कम से कम 80 फैक्ट को आप लेकर चलते हो, 80 में से एक भी फैक्ट अगर आपको कहीं भी गलत लगे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। साथियों प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से असुमेलित है आणविक खनिज यूरेनियम, पायराइट्स, झूठा सोना, बाड़मेर सांचौर बेसिन सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र और प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। साथियों प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो अगर हम बात करें 9वें प्रश्न में असुमेलित कौन सा है, विकल्प नंबर 4 है भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है, तो ये गलत है। प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में नहीं है बल्कि जैसलमेर में है। हालांकि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है, समझ रहे हो बात को? सर्वाधिक भंडार तो जैसलमेर में है लेकिन सर्वाधिक उत्पादन प्राकृतिक गैस का कहाँ होता है? बाड़मेर में। तो अगर यूं रहता कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन, तो फिर ये सही रहता बाड़मेर, लेकिन भंडार की बात की जा रही है तो फिर आपका कौन सा होना चाहिए? जैसलमेर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। साथियों आणविक खनिज है यूरेनियम, एक आणविक खनिज है। पायरेट्स को झूठा से सोना कहा जाता है, एक खनिज का नाम है ये ना। और बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। साथियों तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि जैसलमेर में है सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन का होता है बाड़मेर में। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील है तलवाड़ा, कावोद, बालसमंद और सिलीसेड। तो इनमें से घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित झील है वो कौन सी है? साथियों तलवाड़ा झील कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है तलवाड़ा झील? हनुमानगढ़ में पड़ती है। और इसका निर्माण किससे होता है? घग्गर नदी से होता है। तो बिल्कुल आपके कौन सा विकल्प सही हुआ फिर प्रश्न नंबर 1 में? विकल्प नंबर जो 1 है तलवाड़ा, वो आपका सही आंसर है 10वें प्रश्न का। घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील है तलवाड़ा झील और तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 10 का। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। साथियों प्रश्न 11 क्या है? इनमें से किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? फेल्सपार, एस्बेस्टोस, सीसा जस्ता और डोलोमाइट। तो इनमें से जिसके उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। साथियों बताइए 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो जिसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, तो देखो फेल्सपार में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, एस्बेस्टोस में भी प्रथम है और सीसा जस्ता में भी प्रथम स्थान है, लेकिन डोलोमाइट में प्रथम स्थान राजस्थान का नहीं है। साथियों उत्पादन में विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 11 का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, गांधार उच्च भूमि, कुंडला की पहाड़ियां और दक्कन लावा पठार। तो दिए गए विकल्पों में से आपको यह बताना है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। साथियों प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? राज्य का सबसे ऊंचा पठार है आपके उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। और उड़िया के पठार की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और कहां पर है उड़िया का पठार? सिरोही में है भाई। कहां पर है? सिरोही में है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। साथियों 12वें प्रश्न में राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है और सिरोही में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है रासायनिक उद्योग केंद्र कहाँ स्थित नहीं है? सांबर, झामर कोटड़ा, कपासन और कोटा। तो इनमें से रासायनिक उद्योग का केंद्र जहां स्थित नहीं है
उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। साथियों 13वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो देखो 13वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। रासायनिक उद्योग केंद्रों के अंतर्गत जामरकोटड़ा में भी रासायनिक उद्योग केंद्र है। जामरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कपासन में भी रासायनिक उद्योग केंद्र है और कोटा में भी रासायनिक उद्योग केंद्र है, लेकिन सांबर रासायनिक उद्योग केंद्र नहीं है साथियों। सांबर में तो देश का नमक उत्पादित होता है, कुल देश में जितना नमक उत्पादित होता है उसका 8.7% नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर में होता है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपके? विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 13वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? लूनी नदी व अरावली के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को कहते हैं छप्पन की पहाड़ियां, रोही मैदान, साचोर बेसिन और डोरा मैदान। तो इनमें से लूनी नदी व अरावली के मध्य जो उपजाऊ क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना साथियों। 25 में से जितने प्रश्न आप सही कर रहे हो ना, बिल्कुल ईमानदारी से। वाकई में आप अगर 20 क्वेश्चन करते हो, 20 क्वेश्चन इन प्रश्नों में, देखो मैंने कह रखा है बिल्कुल शानदार, इससे ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बन सकते। इससे ज्यादा जो आप कर रहे हो, इससे ज्यादा एग्जाम में हाई लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्जामिनर में जो दिमाग होता है ना, कभी भी बच्चों में देखो 100 में से 90 प्रश्न कॉमन मतलब नॉर्मल होते हैं, 10 प्रश्न बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, उनको वो मिलते भी नहीं है और उनको कोई कर भी नहीं पाता है। तुक्के लग जाए वो बात अलग है, लेकिन साथियों 90 प्रश्न तो 100 में से ऐसे होते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये ऐसे प्रश्न होते हैं। और अगर आप उन 10 को हटाओ तो इन 90 को कवर करो ना। 90% जाती है क्या कभी माइनस मार्किंग में? तो इन 90 को कवर करो ना। नॉर्मल को, नॉर्मल चीजें ही गलत होती है एग्जाम में, थोड़ा दिमाग पे सोच के देखा करो इन चीजों को। कौन सी भर्ती में सबसे हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में? मुझे बताओ कौन सी भर्ती में सबसे हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं? 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ, 2nd ग्रेड एग्जाम हुआ, 1st ग्रेड एग्जाम हुआ अभी तो हो रहा है। अभी ये 1st ग्रेड का एग्जाम हुआ, पेपर देखे आपने उसके? जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ज्यादा डीपली मतलब उन चीजों में मत घुसो। लोग बाग इतने इतने कठिन क्वेश्चन दे देते हैं जिनका कोई सारांश नहीं निकल पाता है। वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते साथियों। 100 में से एक बार पूछ लिया कि देखो ऐसा प्रश्न आया था, अरे उन एक को क्यों देख रहे हो, 99 को देखो यार आप। तो इसीलिए कह रहा हूं कि टारगेट बना के रखो। ऐसे प्रश्न सामान्य चीजें होती है वही आप गलत करते हो और उनसे सिलेक्शन रुकता है आप सभी का। तो इन चीजों को थोड़ा दिमाग पे लेकर और तैयारी को सही तरीके से करा करो यार आप। देखो प्रश्न नंबर 14 में सही आंसर देख ले। 14वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो रोही मैदान जो है ये कहलाता है लूनी नदी व अरावली के मध्य जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रोही मैदान के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। इनमें से असंगत है, असंगत का चयन आपको प्रश्न 15 में करना है। द एडवर्ड कॉटन मिल्स 1906 ब्यावर, द महालक्ष्मी कॉटन मिल्स 1925 ब्यावर, द विजय कॉटन मिल्स विजय कॉटन मिल्स 1938 अजमेर और द उमेश सिंह कॉटन मिल्स 1942 पाली। तो साथियों जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 15 में करना है। 15वें प्रश्न का सही आंसर देख ले। तो साथियों देखो द एडवर्ड कॉटन मिल्स 1906 में स्थापित की गई थी ब्यावर अजमेर में। द महालक्ष्मी कॉटन मिल्स 1925 में स्थापित की गई थी ब्यावर अजमेर में। लेकिन विजय कॉटन मिल्स जो है ये 1938 अजमेर में नहीं बल्कि 1932 में स्थापित की गई थी अजमेर में ही। कब स्थापित की गई थी? 1932 में। थर्ड विकल्प 15वें प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है ना, ये गलत है, असंगत है। बाकी द उमेश सिंह कॉटन मिल्स जो है ये 1942 में ही पाली में स्थापित की गई थी। तो 15वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 16वें प्रश्न को, राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 30 मार्च 49, 24 अप्रैल 62, 26 जनवरी 87 और 15 अगस्त 1947। तो इनमें से राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी साथियों? 16वें प्रश्न का सही आंसर बताएं। तो देखिएगा राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949 को। कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को। विकल्प नंबर 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। देखिए संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949 को, तो उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन सा विकल्प सही है साथियों? यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है आपके। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है? फुलेरा, जयपुर, उदयपुर,
धौलपुर और जैसलमेर। तो देखो एशिया का मीटर गेज का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है उसकी बात की जा रही है, तो साथियों वो कौन सा है? फुलेरा जयपुर है भाई। कौन सा है? फुलेरा जयपुर है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 17वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। सही उत्तर रहेगा विकल्प 1 सही है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा था, फुलेरा जंक्शन जो है साथियों जयपुर में, यही एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। विकल्प 1 सही है 17वें प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 18 पर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है आपके, इनमें से असंगत है, असंगत का चयन आपको प्रश्न 18 में करना है। तो देखो 18वां प्रश्न में पहला विकल्प है राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25, राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं 4, राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 2, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21। तो देखो जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना प्रश्न में, फिर इसका उत्तर आपको चयन करना है इस प्रश्न के उत्तर का। साथियों 18वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो सीमावर्ती जिले का मतलब हुआ जो सीमा पर स्थित है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए या अंतरराज्यीय सीमा बनाए, लेकिन बनाते हैं। तो बिल्कुल राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25, जबकि राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? 8। तो 25 और 8 कितने हो गए? 33 हो गया ना। राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। 8 अंतर्वर्ती जिले का मतलब हुआ ऐसे जिले न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 8 है वो। मैंने कल के पेपर में इस प्रश्न को डाला था। और राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो या तो अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, तो 25 है। सही है ये। तो राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ, ये भी मैंने कल के पेपर में पूछा था। कितने साथियों? 4 है। ये भी सही है, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले। राजस्थान के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते, अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे और अंतरराज्यीय भी। तो थोड़ा दिमाग अगर हम लगाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा? ये, ठीक है ना। ये बीच में 4 जिले बनाते हैं भाई, है ना। तो ये तो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बना रहे 2। तो अब एक आपके यहाँ कौन सा आ जाता है? श्रीगंगानगर आ जाता है, और एक जिला यहाँ आ जाता है साथियों। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी, ठीक है ना। तो फिर ये भी सही है। चौथा विकल्प कह रहा है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 नहीं है, बल्कि साथियों 23 है। अगर यूं आता केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछ लेता तो फिर आपका 21 रहता। लेकिन अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले ही इसने पूछा है, तो वो 21 नहीं बल्कि 23 है। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी, और यहाँ अंतरराज्यीय भी बना रहे तो 23 होना चाहिए। तो अगर यूं पूछता केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, तो फिर आपके 21 जिले रहते। लेकिन भाई 2 जिले तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं, तो यहाँ अंतरराज्य की बात की जा रही है, तो ये 2 भी जुड़ेंगे, तो 21 + 2 23 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 21 दे रखा है। तो फिर ये क्या हुआ? असंगत, मतलब गलत हुआ साथियों। इसी वजह से 18वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। समझ में तो आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो कमेंट कर देना इस प्रश्न के लिए, लेकिन आंसर आपका चौथा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1972 और 1 अक्टूबर 1978। देखिएगा 1 अक्टूबर को तो की गई थी, लेकिन कौन से सन में की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात की जा रही है साथियों। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अरे गवर्नमेंट की बसें नहीं देखते हो क्या आप राजस्थान की? उसमें लिखा होता है बाकायदा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। जबकि अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का, तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। और जबकि ये बात करें कि प्रथम राजकीय बस सेवा कब शुरू की गई थी राजस्थान में, तो 1952 में टोंक में इसकी शुरुआत की गई थी। समझ रहे हो बात को? प्रथम राजकीय बस सेवा पूछ ले तो 1952 टोंक रहेगा। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके, हाथी सफारी कौन से स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और आमेर। तो देखो हाथी सफारी इनमें से जिस स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है वो इनमें से कौन सा स्थान है साथियों? आमेर है। कहाँ? आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है।
विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21वें प्रश्न पर आपके प्रश्न नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट संकेत से कीजिए। ठीक है ना। एक तरफ पर्यटन केंद्र है और एक तरफ जिला है। देखो पांडुपोल, जसवंतड़ा, लालगढ़ और गागरोन। इधर जिले दे रखे झालावाड़, बीकानेर, अलवर और जोधपुर। तो वीडियो रोक सकते हो, एक बार मिलान कर लो इनका, एक बार मिलान कर लो। फिर उसके बाद में ये जो आपके यहाँ पर ABCD यहाँ दे रखे ना, अब आपको इनका सही चयन करना है साथियों कि किस प्रकार से कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके 21 में। तो देखो मिलान करके देखते हैं। प्रश्न बड़ा है, प्रश्न को समझ करके हल करेंगे। देखो गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। फिर जसवंतड़ा कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो दो चीजें तो अपन ने मिलान करके देख ली। अब अगर हम बात करें तो बी में कितना आना चाहिए? 4 और डी में 1। तो बी में 4 और डी में 1 कौन से विकल्प में आ रहा है? बी में तो 4 और डी में 1। ये देखो डी में 1 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, डी में 1 सिर्फ बी वाले विकल्प में आ रहा है। तो हम सारे, जबकि हमको सारी चीजें याद नहीं थी, लेकिन हमको दो चीजें बिल्कुल क्लियर याद थी कि गागरोन, झालावाड़ और जसवंतड़ा, जोधपुर। तो साथियों इस आधार पे भी आप प्रश्न को कर सकते हो। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? बी वाला 3 4 2 1। मतलब देखो यहां पर बी वाला विकल्प आपके सही है। ए में कितना आएगा? 3। पांडुपोल कहां पर है? अलवर में। बी में आएगा 4। जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर में। सी में आएगा 2। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। और डी में आएगा 1। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा साथियों। 21 में आपके जो दूसरा विकल्प है बी वाला, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9, 8 डिग्री 47, 9 डिग्री 32 और 10 डिग्री 32। तो इनमें से राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, देखो अक्षांशीय विस्तार अगर आप जानते हो तो अक्षांशीय अंतर भी आप निकाल सकते हो साथियों। अगर हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की तो 23 डिग्री 03 से 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और इन दोनों में कितना अंतर है साथियों? 60 डिग्री 9 का। कितने का अंतर है? 60 डिग्री 9 का अंतर है। तो 22वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नाम इसका रेड क्लिप रेखा है। निर्धारण जुलाई 1947 में हुआ। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु हिंदूमल, कोट व बाकसर बाड़मेर है। और राजस्थान के 4 जिले व पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो साथियों आपको यह बताना है कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसके संबंध में आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है, असत्य लग रहा है। 23 का सही आंसर बताइए, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेड क्लिप रेखा और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1947 में साथियों। जुलाई 1947 में नहीं हुआ था। जुलाई 1947 में कैसे हो जाता? भारत आजाद नहीं होता तब तो फिर सीमा कहां से बनाएंगे? इसीलिए सेकंड विकल्प आपके 23 का सही आंसर होगा साथियों। बाकी इस रेड क्लिप रेखा का प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल, कोट, श्री गंगानगर से लेकर के बाकासर नामक स्थान बाड़मेर में जो पड़ता है वहां तक है। और राजस्थान के 4 जिले इससे टच होते हैं और पाकिस्तान के कितने जिले टच होते हैं? 9 जिले टच होते हैं साथियों। तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपके? सेकंड विकल्प 23 का सही आंसर है। 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, चंबल, त्रिवेणी, पार्वती किसकी किस्में हैं? चंबल, त्रिवेणी और पार्वती ये किसकी किस्में हैं? तिल की, अलसी की, इसबगोल की और सोयाबीन की। एक बार तो आपने प्रश्न को पढ़ते ही सुना होगा कि ये त्रिवेणी संगम की बात हो रही है, नदियों की बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फसलों की किस्मों की बात होगी। चंबल, त्रिवेणी, पार्वती ये तीनों ही किसकी किस्में हैं साथियों? अगर हम बात करें तो ये तीनों ही अलसी की किस्में हैं भाई। किसकी किस्में हैं? अलसी की। सेकंड विकल्प 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना साथियों कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। और कहीं कोई संशोधन की जरूरत पड़े तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं देखता हूं कमेंट, सभी का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई त्रुटि है तो निश्चित रूप से उसमें 100% सुधार किया जाता है।
आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। कमेंट बॉक्स में मैंने जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी दे रखा है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पे जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो 25वां प्रश्न है, कनक सागर बांध कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सीता माता अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो कनक सागर बांध की बात की जा रही है। यह जिस अभ्यारण्य में स्थित है वो कौन सा अभ्यारण्य है साथियों? 25 का सही उत्तर बताइए। 25वें प्रश्न का आपका सही आंसर है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में ही कनक सागर बांध स्थित है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 4। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।